हम आज म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग ह्यूगो डिवरीज ने किया था। ये जो फिनोटाइप होता है, लक्षण प्ररूप, उन जो फिनोटिपिक जो चेंजेज कुछ होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके लिए किया था, जो कि वंशागत थे। इवनिंग प्रिमरोज है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इस पौधे में उन्होंने क्या देखा, अचानक ही कुछ नई किस्में उनको दिखाई दी। तो ह्यूगो डिवरीज ने इन्हें म्यूटेंट या उत्परिवर्ती किस्में उनको नाम दिया, और इस जो प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। म्यूटेशन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले जो वे परिवर्तन हैं जो वंशागत होते हैं, अर्थात जो असतत विभिन्नताएं, डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन है, अचानक आ जाएं और जो वंशागत हो, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन को ही, म्यूटेशन को ही इन्होंने एवोल्यूशन, विकास, उद्विकास का मुख्य कारक इन्होंने माना था। जो डार्विन थे, डार्विन ने एवोल्यूशन का सिद्धांत का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जीवों में जो आनुवंशिक परिवर्तनों का उन्होंने भी उल्लेख किया था। इन्होंने बताया जो आनुवंशिक जो हेरिडेटरी जो टाइप हैं, उनके जो आकस्मिक जो प्रकट होने को उन्होंने, जो अचानक ही प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक नाम जो दिया, वो था स्पॉट्स। ठीक है, म्यूटेशन के लिए इन्होंने स्पॉट्स नाम दिया था। और जो आज हम इन्हीं स्पॉट्स को म्यूटेशन कहते हैं, इन्हें ही म्यूटेशन कहा जाने लगा बाद में। म्यूटेशन का जो सर्वप्रथम जो वर्णन है, वो 1791 में सेठ राइट नाम के जो एक किसान था, वो अपने जो चरवाहा था वो, और जो भेड़ों के झुंड में एक छोटे से जो कोई मेमना कोई दिखाई दिया उसको, और उसमें उन्होंने देखा उसको। इसमें देखा कि इस जो ये भेड़ का छोटा बच्चा है, इस मेमना है, इसमें उन्होंने कुछ अलग लगा कि इसकी टांगें काफ़ी छोटी थी। ठीक है, और इस कारण से इन्होंने सोचा कि सारी भेड़ अगर ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। वो जो ये भेड़ जो बाड़ है, जो ठीक है, जो भेड़ों का जो बाड़ा है, उससे वो कूद कर बाहर नहीं जा सकती ऐसे। तो ऐसे ही इन्होंने, ये एक उत्परिवर्तन का ही परिणाम था। ठीक है, और ये लक्षण अप्रभावी उत्परिवर्तन, रिसेसिव म्यूटेशन के कारण ही ऐसा हुआ था। इसी से ही एनकोन जो नामक के जो भेड़ है, उस नस्ल की उत्पत्ति हुई। और यह जो नस्ल है, ये होमोजाइगस रिसेसिव, समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण ये रखती थी। ऐसे ही जैसे कुछ मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जो शिशु होते हैं, उनमें बिना रोम वाले शिशुओं की उत्पत्ति, या कुछ ऐसे पशु हैं जिनके सींग नहीं होते, कुछ के पैरों में 2 अंगुलियां वाली जो कुछ बिल्लियां होती हैं, इस प्रकार से कुछ उत्परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब आगे अपन देखें तो सट्टन और बोवेरी नाम के जो एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया। इनके अनुसार जो जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, हेरिडिटी है, आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारण, जो आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारण करने वाले जो जीन है, ये ही जनक से, पेरेंट्स से प्रोजेनी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये इनका गुणसूत्र का जो सिद्धांत था। वंशागति की जो विशिष्टता, हेरिडिटी की जो विशिष्टता है, वो जीन्स की श्रृंखलाओं द्वारा, ये जीन्स द्वारा ही निर्धारित होती है। और जीन्स है ये द्वारा ही, इन्हीं के द्वारा ही, डीएनए के द्वारा ही ये गुणसूत्र बने होते हैं। और इनमें जो विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्रियाएं चलती रहती हैं।
किसी भी जो जीनोटाइप का निर्धारण है वो निषेचन के समय ही हो जाता है, युग्मनज बनते समय हो जाता है। उसका जो जीनोटाइप है वो निर्धारित हो जाता है उस समय। युग्मनज जो जाइगोट्स हैं, युग्मनज है, उसमें फिर काफ़ी सारे डिवीजन विभाजन होते हैं और प्रत्येक जो डिवीजन विभाजन के दौरान जो क्रोमोजोम है, जीन है, उनकी कॉपियाँ, उसकी कॉपी, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन वगैरह, ये वो सारी प्रोसेस होती रहती हैं। फिर इसी प्रकार से जो एम्ब्रियो है उस भ्रूण से शिशु, फिर उसके बाद में जो शिशु से वयस्क एडल्ट बनते हैं। और इस प्रकार इस जो भ्रूण में या जो शिशु में माता पिता की स्वयं की जीन न होकर इनकी जो प्रतिकृति, जो रेप्लिका है, कॉपी है, क्रोमोजोम की कॉपी है, वो होती है। और कोशिका विभाजन के समय यही जो प्रतिकृति, जो रेप्लिका है, ये बनती रहती हैं और इस प्रकार से ये आगे प्रोसेस चलती रहती है। और जो ये गुणसूत्रों की जो रेप्लिका जो प्रतिकृति है, इसके बनते समय ये एकदम सही ही बनती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो जीन है या फिर इनमें जो रेप्लिकेशन होने के दौरान, प्रतिकृति होने के दौरान कुछ त्रुटियां, कुछ एरर रह जाती है। जो मूल प्रतिलिपि है उससे कुछ भिन्न प्रतिलिपि बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाखों या हजारों में एक ही होता है। लेकिन इसके कारण जो जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है ना, परिवर्तन होने के बाद उसका जो पुनः जो कॉपी बनती है वह भी त्रुटि युक्त या उसमें भी एरर आता ही है। इस प्रकार की त्रुटियों के कारण, इस प्रकार की त्रुटि के कारण जीन में अनेक जो संरचनात्मक उसकी जो परिवर्तन है, उसके फंक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर है, वो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। फिनोटाइप है, फिर जो फिनोटाइप होगा, फिर उसमें भी वो भी अलग होगा क्योंकि जीनोटाइप अलग हो गया। इस प्रकार से जीन में जो इस प्रकार की क्रिया होती है उन्हें जीन परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहते हैं अपन। और ये उत्परिवर्तन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जैविक जो विविधता है, वो इन्हीं के कारण होती है। और भी दूसरे म्यूटेशन के अलावा भी बहुत सारे हैं, रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन अपन यहाँ फिलहाल म्यूटेशन के बारे में देख रहे हैं। तो आगे म्यूटेशन में देखते हैं। म्यूटेशन आनुवांशिक जो पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, इसमें होने वाला जो आकस्मिक, अचानक, सडनली, और जो हेरिडिटी के योग्य जो परिवर्तन होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाएंगे, उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। पर ये कायिक कोशिकाओं में अगर म्यूटेशन होता है ना, तो वो परिवर्तन होता है, तो वो वंशागत नहीं होता है। किंतु जो जर्म सेल, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री जो विभाजन के दौरान जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, वो वंशागति या हेरिडिटी के योग्य होते हैं। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते हैं क्योंकि वो जनन कोशिकाओं में हुए हैं। उत्परिवर्तन है, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन में जो मियोसिस है, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं, जिसे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और यह प्रक्रिया सामान्य रूप से तो एकदम बिना एरर के या बिना त्रुटि रहित ही संपन्न हो जाती है। लेकिन कभी कभी इनमें जो प्रतिकृति रेप्लिकेशन होता है, कुछ त्रुटियां इनमें रह जाती हैं। क्या तो एक या अधिक जो नाइट्रोजन बेस हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। और ये आप जैसे जानते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस ही डीएनए की जो सीक्वेंस है, यही इसकी जो स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता भी है कि ये एक क्रम में ही होते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो यह परिवर्तन ही जीन म्यूटेशन कहलाता है। आगे है प्लियोट्रोपिक म्यूटेशन या बहुरूपी उत्परिवर्तन। यदि वो जीन जिसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हुआ है एक या अधिक लक्षणों को वो पूर्व की अपेक्षा भिन्न रूप से या अलग रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जो जैसे पहले किसी को प्रभावित कर रहा था
और पूर्व जैसे नॉर्मली वो वर्क कर रहा था, फिर जो पहले के बजाय अलग प्रकार से जो उनको प्रभावित करता है, तो उसे बहुरूपी परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे है साइलेंट म्यूटेशन। कुछ उत्परिवर्तन, कुछ म्यूटेशन से जीन की जो उसके एक्सप्रेस होने की, उसके एक्सप्रेस से मतलब है जो उसका जीन अपना कार्य करेगा, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी, वो अगर समाप्त हो जाती है, कुछ उत्परिवर्तनों में तो जीन की जो कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, कुछ जीन उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें उत्परिवर्तन होने से कोई विशिष्ट जो परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देता है, ऐसा परिवर्तन जो हमें दिखाई नहीं दे, ठीक है। कुछ म्यूटेशन हुआ है तो जो फिनोटिपिक या लक्षण प्ररूप रूप से हमें दिखाई नहीं दे, उसे साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, सुप्त उत्परिवर्तन कहते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन हुआ है और उसका लक्षण प्ररूप जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, या ऐसा उत्परिवर्तन जो जीन की अभिव्यक्ति, जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो अग्रगामी फॉरवर्ड दिशा में जो कार्य करे, आगे चलता रहे, आगे जैसे जो भी उसकी एक्सप्रेसिविटी है, अभिव्यक्ति है उसकी, तो वो जिस प्रकार से जो कार्य करता है वो उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। बैक या रिवर्स म्यूटेशन, ऐसा उत्परिवर्तन जो जिसके कारण जो म्यूटेबल जो जीन है जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो वापस नॉर्मल जीन में ही बदल जाए। कोई नॉर्मल जीन था, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेबल जीन, उत्परिवर्ती जीन, वो वापस नॉर्मल जीन में बदल जाए तो बैक म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन। ऐसे ही लीथल म्यूटेशन, घातक उत्परिवर्तन, इसमें जीन में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे उत्परिवर्तन लीथल म्यूटेशन कहलाते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो म्यूटेशन, कुछ जीन है जिसमें इस प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं जो व्यापक स्तर पर लक्षण में जो परिवर्तन होने पर, अगर कोई लक्षणों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो मैक्रो म्यूटेशन, और कोई छोटा सा परिवर्तन कुछ हुआ है नॉर्मल जो अल्प स्तर पर कुछ, तो उसे अपन कह देंगे कि ये माइक्रो म्यूटेशन है। जैसे लेवल क्या है इसका, अगर बड़े लेवल पे हुआ है तो मैक्रो, और छोटे से लेवल पे कुछ म्यूटेशन हुआ है तो माइक्रो म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में जो नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे नेचर में, प्रकृति में अपने आप ही थोड़े बहुत म्यूटेशन होते रहते हैं, लेकिन लेबोरेटरी या जो प्रयोगशाला में कुछ तकनीकों के द्वारा किसी जीव में उच्च इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है, ऐसे जो उत्परिवर्तन को इंड्यूस्ड म्यूटेशन की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ म्यूटेशन होते हैं और उन उत्परिवर्तन जन उनके द्वारा म्यूटेशन करवाया जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं।